जय हिंद एंड गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? स्क्रीन दिख रही है भाई सभी को? कंफर्म कीजिए एक बार। गुड इवनिंग कोमल। सलील स्क्रीन दिख रही है, कोमल स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? सभी क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर दो। हाँ जी बताइए। स्क्रीन दिख रही है? ऑडिबल? ऑडिबल? ओके फाइन। चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। सी कल एक छोटा सा पार्ट रह गया था, वही अपन कंप्लीट करने वाले हैं। वो मैंने जानबूझ के कल छोड़ा था क्योंकि कल करवा देता तो फिर आपके वो पीछे वाला था जितना सारा साफ हो जाता, और ये इतना भी मतलब हैवी टॉपिक नहीं है कि जिसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, है ना? तो इसलिए मैं आज करवा रहा हूँ। अब देखो सीडीएस में यार एसएचएम में बात करूँ तो आपका पेंडुलम हो गया, पेंडुलम के हाथ धो के पीछे पड़ा है ना? मतलब एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, और बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन होता है। बाकी एनडीए में तो देखो आपके टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछता है बस। दूसरा टाइप का जो एनडीए पूछता है वो टाइम पीरियड पूछता है, और यहाँ पे ये पूछता है। स्प्रिंग फोर्स से आपके सीडीएस ने ना के बराबर क्वेश्चन पूछा है, तो सीडीएस वालों को स्प्रिंग फोर्स पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो ये आपका एसएचएम होगा, जो मैं पेंडुलम पढ़ाऊंगा, स्पेशली जो पेंडुलम वाला केस और एसएचएम का मोशन, इस पे आप थोड़ा फोकस करना, है ना? सारा समझने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें भी लाइक आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पूछता है, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता आपके सीडीएस वगैरह के अंदर, तो न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेनी है। न्यूमेरिकल में भी देखो आपके पूछता है तो बस टाइम पीरियड से पूछता है, और वो ज्यादा एनडीए में पूछा, अभी तक सीडीएस में पूछा नहीं है। अब हो सकता है कि इस बार पूछ ले, कभी और पूछ ले, तो उसका अपन अगेन गेस नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग फोर्स के आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। एसएचएम में सीडीएस वालों को फोकस करना है, बाकी एनडीए वालों को तो ओवरऑल फोकस करना ही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स। पहले ये तो जाने कि भाई आपका स्प्रिंग फोर्स होता क्या है ना? दो ही टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, टेंशन ना लो। तो जल्दी हो जाएगा, क्लास खत्म आज। जल्दी तो नहीं होगा, क्वेश्चन है यार काफी। ओके। जल्दी तो नहीं होगा, देखो क्या सीन है। समझना भाई, समझने वाली चीज है। ओके। वही सीन हो जाएगा, ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। ओके। तो ध्यान नहीं हटना चाहिए क्लास के अंदर, तो फोकस करना है यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए भाई क्या सीन है। सपोज करो मैंने एक स्प्रिंग ली है, ये स्प्रिंग है भाई। ओके। ये स्प्रिंग है, ओके ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है, इसको एक तरफ से ऐसे मान लो ये दीवार है, ये दीवार से ऐसे लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक मास है, पार्टिकल, एम पार्टिकल का मास है। ठीक है। कुछ भी ब्लॉक वगैरह कुछ भी मान लो, एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया भाई, ये जो आपका मास था, ये जो स्प्रिंग थी, ऐसे स्प्रिंग तो देखी होगी सबने। इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच स्ट्रेच करने का मतलब क्या है, मैंने इसको खींच दिया भाई। एम जो ये पार्टिकल मास था, इसको क्या कर दिया, इधर खींच दिया है इस तरफ, है ना? तो ये देखो इतना क्या आ गया, एक्सटेंशन आ गया। पहले इसकी देखो इतनी लेंथ थी, और अब देखो इतना क्या आ गया, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ गया। ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आया है, एक्स्ट्रा जो इसकी लेंथ में है, इसको मान लो मैं बोल रहा हूँ एक्स। क्या बोल रहा हूँ भाई? एक्स बोल रहा हूँ कि एक्स लेंथ इसमें क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब एक्स लेंथ इंक्रीज हो गई है। आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपनी वापस वही शेप में आने की कोशिश करता है। वो वापस क्या लगाएगा, इनवर्ड आपके फोर्स लगाता है। अब जब तक आप इस ब्लॉक को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप में ज्यादा ताकत है, तो भाई ये ऐसे रहेगा। बट जैसे ही आपने इस ब्लॉक को छोड़ा, तो आपको पता है स्प्रिंग क्या कर लेगा, इसको वापस अंदर खींच लेगा। मतलब ये अपने अंदर क्या लगाएगा, वापस फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स लगा रहा है, कैसा फोर्स लगा रहा है, रिस्टोरिंग, खुद को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। वापस मैं वैसी ही पोजीशन में आ जाऊं, वैसी शेप में आ जाऊं। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं भाई, इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी।
और स्प्रिंग में लग रहा है तो स्प्रिंग को क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे भाई आपके स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स आपके काफी सारी चीजों में लग सकता है, जरूरी नहीं है आपके स्प्रिंग के अंदर ही लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या लिया है, एक रबड़ लिया है, रबड़ तो देखा होगा भाई सबने। अब रबर के अंदर यहाँ पे आपने वाइब्रेट किया, इसको ऐसे खींच के क्या किया, ऐसे वाइब्रेट किया, तो ये ऐसे ऐसे करता है, आपको पता है ये वाइब्रेशन करता है। बट एट द एंड क्या आ जाता है, ये यहाँ पे आके रुक जाता है। तो ये वापस आता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। इसको वापस खींच रहा है रिस्टोरिंग फोर्स में, कि भाई जहां पे था वहीं पे वापस आ जाए। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। चलो ये तो समझ रहे अपने लिए रिस्टोरिंग फोर्स होता कितना है। अब जानते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, इसमें जो ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये कितना लग रहा है। देखो जो कोई भी स्प्रिंग होती है ना, कोई सी भी स्प्रिंग लो, उसका एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, के बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। ये एक तरीके की ऐसी वैल्यू है जो आपकी स्प्रिंग टू स्प्रिंग क्या करेगी, डिफरेंट होगी, बट ये हर स्प्रिंग के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब ये जो के है ना, ये स्प्रिंग की मोटाई कितनी है इस पे डिपेंड करेगी, है ना, थिकनेस कितनी है इसकी, इसका डायमीटर कितना है स्प्रिंग का, इसका मेटीरियल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो आपने बहुत ही खराब क्वालिटी का, कोई खराब क्वालिटी का मटेरियल लिया, उससे स्प्रिंग बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है के की वैल्यू कम हो जाएगी। और अच्छी क्वालिटी का बनाया तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना। क्योंकि दोनों में भाई देखो, फिर आपके ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये भी मैटर करेगा। तो इसका मान लो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये के है। अब ये के आया कहाँ से, ये तो अपने को पता ही नहीं है। चलो वही डिफाइन करते हैं। तो आपके भाई हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, हुक्स लॉ पहले भी पढ़ा है मैंने, बट यहाँ पे वही ये चीज वापस देते हैं। ये हुक्स नाम के जो साइंटिस्ट है, ये क्या बोलते हैं कि भाई जब आप एक स्प्रिंग को ऐसे खींच देते हो, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब जितना आपने एक्सटेंशन किया इस डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्लस साथ में ये बोला कि ये जो फोर्स है, जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटेंशन किया उस डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। ये फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो आपने खींचा तो इधर, बट फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, सिंपल सी बात है कि ये फोर्स कैसा आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। अब अपने को पता है जब जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वहीं से ये आपका क्या आ जाता है, ये के कांस्टेंट आ जाता है, तो ये फोर्स बन जाता है माइनस के एक्स। यही आपका स्प्रिंग फोर्स है भाई। इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ लो भाई। देखो स्प्रिंग फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एक इसको आप ऐसे घुमा फिरा के ले जाओ या फिर सीधा ले जाओ, एक ही बात है, जितना एक्सटेंशन होगा भाई उतना फोर्स लगेगा, अपने को पता है, एक्स पे डिपेंड करता है सिर्फ। ओके, तो ये कंजर्वेटिव है। ये रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। देखो जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, ये जनरली जनरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्ट्रेच करोगे तभी लगेगा। अगर मान लो आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया भाई, ऐसे कंप्रेस कर दिया, ऐसे दबा दिया है, इधर फोर्स लगाया आपने, तो आप फोर्स कहाँ लगाएगी, ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी बाहर की तरफ। ठीक है ना। इस बार जितना आपने दबाया एक्स लेंथ, वो क्या हो जाएगा, आपकी लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक। तो ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा। माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। के यहाँ पे क्या है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये जो के है इसकी यूनिट निकाल सकते हैं अपन, देखो एफ फोर्स है, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, मीटर। मीटर को डिवाइड किया तो न्यूटन मीटर आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। आपसे पूछ लेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट बताइए क्या होती है। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना किसके इस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग की थिकनेस पे करेगा, स्प्रिंग की डायमीटर पे करेगा, और स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इन तीन चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना भाई, ओके। अब ये तो हो गया भाई कि आपका स्प्रिंग फोर्स होता क्या है। अब थोड़ी सी एक दो और एडवांस चीजें देख लो। देखो सीडीएस वाले अगेन अब इस पे लोड मत लेना, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए भाई। पता नहीं आपका सीडीएस यूपीएससी कहाँ से बाउंसर डाल दे, और पिछले 2-3 एग्जाम से तो अलग ही बाउंसर डाल रहा है ना, कहीं से भी डाल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीव करना है कि हुक करना है, क्या करना है। ठीक है ना। अब देखिए भाई, आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस को अपन कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस याद है ना भाई, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो होता है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो आप वहां पे पढ़ते हो सीरीज में कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना।
वैसे ही दो स्प्रिंग को जोड़ के उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, उनका क्या बनाया जा सकता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज करो कोई दो स्प्रिंग है, ये मान लो आपका सीलिंग है, मैंने इससे एक स्प्रिंग लटकाई है। ठीक, इसकी वैल्यू मान लो के की क्या है, K1 है। ठीक, फिर मैंने इसके साथ ही सीरीज में एक और स्प्रिंग जोड़ी है, इसकी वैल्यू मान लो क्या है, K2 है। ठीक है, सिमिलरली एक और स्प्रिंग मान लो, एक और मान लो, कितनी भी मान सकते हो, इसकी वैल्यू मान लो K3 है। जब आप ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हो ना भाई स्प्रिंग्स को, तो इनका क्या निकालना पड़ता है अपने को, के इक्विवेलेंट निकालने को कह सकता है आपको एग्जाम में कि बताइए टोटल के कितना होगा। अब आप रेजिस्टेंस में तो क्या करते थे भाई, R1 + R2 + R3 अगर सीरीज में होता है, बट यहाँ पे उल्टा होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एकदम उसका उल्टा होता है, ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पे देखिए जो आप के इक्विवेलेंट निकालोगे ना, वो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा आपका 1/k1 + 1/k2 + 1/k3। जितने ऐसे है उतने आप ऐड करते जाओ, सारा एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व करो और फाइनली क्या कर दो, रिवर्स कर दो, के इक्विवेलेंट निकल जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसी स्प्रिंग आपके पैरेलल में कनेक्ट हो, ये पहली है भाई, ठीक है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, इसकी मान लो K1 है, इसकी K2 है और इसकी K3, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, ऐसे तीनों क्या है भाई, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट है। तो इस केस में जो आपका के इक्विवेलेंट निकलेगा ना, वो सीरीज वाला सीन हो जाएगा, वहां पे जो सीरीज में होता था। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या हो जाएगा, K1 + K2 + K3। तो ये फॉर्मूला आप अगेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई, ओके। अब देखिए जो आपकी स्प्रिंग होती है, जब आप स्प्रिंग को खींच देते हो तो मैंने क्या बताया था, पोजीशन के कारण क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वैसे ही अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया या फिर कंप्रेस कर दिया, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, फिल हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कितना होता है, -12kx²। कितना होता है भाई, -12kx²। एक्स यहाँ पे क्या है, अगेन डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, के क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, और माइनस साइन अगेन वही शो कर रहा है कि भाई रिस्टोरिंग है, ठीक है ना भाई, ओके। दूसरा देखो, कभी कभी आपको क्या पूछ लेता है, एक स्प्रिंग पहले से खींची हुई है, फिर उसको एक्स्ट्रा और खींच दिया, तो आपको पूछ लेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -12 k x फाइनल स्क्वायर -12 k x इनिशियल स्क्वायर। सेम वही चीज है जो अपन काइनेटिक वगैरह में पढ़ते थे। क्या होता है भाई, माइनस ऑफ, देखो माइनस पूरा बाहर आएगा ये वाला, ½ kx फाइनल का स्क्वायर -½ kx इनिशियल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना इन केस आपके छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाए तो। बाकी अभी तक आया नहीं है तो अगेन लोड नहीं लेना इस चीज का, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये तो हो गई स्प्रिंग स्प्रिंग का सीन। सपोज करो कोई भाई मान लो एक आदमी खड़ा है इधर, ठीक है, एक आदमी खड़ा है और इधर मान लो एक आपकी दीवार है, ओके। मैंने इससे एक स्ट्रिंग बांध रखी है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ, इसको अपनी पूरी ताकत से क्या कर रहा हूँ, इस रस्सी को खींच रहा हूँ। स्ट्रिंग मतलब रस्सी समझ लो, ठीक है। अब पूरी खींच रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना आपकी ये जो स्ट्रिंग वगैरह रोप वगैरह होती है ना, इसमें जो फोर्स लगता है, आपने इधर खींचा तो इसमें क्या लगता है, आपका एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। जिसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। ध्यान रखना, फोर्स का नाम चेंज कर दिया बस, वही चीज है आपकी। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। अगर आपने किसी रस्सी को ऐसे खींच रखा है, तो इसमें क्या होता है भाई, टेंशन फोर्स होता है। आपको कभी कभी जैसे सीडीएस के अंदर एक बार पीवाईक्यू आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, रिपीट हो सकता है। अगर आप इसके बीच में कहीं पे भी एक पत्थर लटका दो, कितने भी केजी का लटका दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा भी लटका दिया, तो एक चीज सोचिए, ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा ना, यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे बेंट हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये कितनी पावर से इसको और खींचे, कितनी पावर से और खींचे कि ये बेंट ना रहे। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, आप इसको कितनी भी ताकत से खींच लो, ये बेंट थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे इनफाइनाइट आप टेंशन लगा लो, इनफाइनाइट फोर्स लगा लो, तो भी ये थोड़ा बहुत बेंट आपका इसके अंदर रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, ओके। अब ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। स्प्रिंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई एक स्प्रिंग है, इससे एक मास जुड़ा हुआ है, आपके मास लटक रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये मास पता नहीं है, बाकी मेरे को स्प्रिंग के बारे में के की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है, कितना एक्सटेंशन हुआ है एक्स, ये भी मेरे को पता है। तो आपको बोल रहा है
कि अगर ये मास लटका रखा है और मेरे को ये सारी वैल्यूज पता है, तो क्या मैं इसका मास बता सकता हूँ कि कितना मास मैंने लटका रखा है? देखो, आप इसका मास बता सकते हो अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता है ना? कैसे बता सकते हो? पहला तरीका है बाय मेजरिंग द ऑसिलेशन पीरियड फॉर द गिवन मास। देख लो कि ये ऑसिलेट कितनी बार करता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कितनी बार करता है, उससे देख लो, उससे निकाल सकते हो एक तो। दूसरा तरीका क्या है? बाय मेजरिंग द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। दूसरा तरीका है, ये एक्सटेंशन देख लो भाई। अब आपको पता होगा ना भाई, इतने केजी पे इतना एक्सटेंशन होता है, इतने केजी पे इतना एक्सटेंशन होता है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। बट कभी कभी आपको एग्जाम में एक एक्सेप्शन दे देता है कि भाई अगर स्पेस स्टेशन में हो रहा हो, जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, अगर मेरे को उसके अंदर ये काम करना हो, तो ध्यान रखना सिर्फ फर्स्ट मेथड काम करेगा वहां पे सिर्फ फर्स्ट मेथड काम करेगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना? ये एज ए फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसमें पूरा घुस गया तो आपको बहुत दिक्कत होने लगेगी, ठीक है? तो टेंशन फोर्स आपको समझ में आया होगा भाई। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ टेंशन फोर्स। सपोज करो ये एक रस्सी है, ठीक है? मैंने इस पे क्या लगा रखा है, आपके 10 kg का एक ऑब्जेक्ट लटका रहा हूँ। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए भाई इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? देखिए, रस्सी में टेंशन वही वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्शन रिएक्शन वाला पेयर। नीचे बताओ फोर्स कितना लगेगा? जी लग रहा है ग्रेविटी, तो नीचे फोर्स लगेगा 100 न्यूटन, क्योंकि 10 × 10 करोगे 100 न्यूटन। जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही क्या लगेगा, आपका ऊपर फोर्स लगेगा, उतना ही ऊपर फोर्स लगेगा। चलो थोड़ा इसको एडवांस करते हैं। अब मान लो एक बंदर है भाई, ठीक है? एक बंदर है, ये मान लो अगेन 10 kg है, ओके? एक बंदर है, ये क्या कर रहा है, इस रस्सी को साथ में ऊपर खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है। ऊपर किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है? ऊपर मान लो आपके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर खींच रहा है। अब आपसे पूछेगा, बताइए भाई टेंशन क्या है? ये सेम ही कंसेप्ट है लिफ्ट वाला। याद करो, जब लिफ्ट ऊपर जाती थी, लिफ्ट ऊपर जाती थी तो वेट इंक्रीज हो जाता था ना, अगर एक्सेलरेशन है तो। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ। नीचे कितना लगेगा देखो, 100 न्यूटन ये लगाएगा, है ना? क्योंकि जी लग रहा है। बट ए एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो एक्स्ट्रा भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका वेट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा G+A। ये जो टेंशन होगी ना इसके अंदर, ये क्या होगी, G+A। वही लिफ्ट वाला कंसेप्ट है। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 15, तो ये आ जाएगा आपका 150 न्यूटन। सिमिलरली आपको बोल सकता है, नीचे धीरे धीरे क्या कर रहा है भाई, छोड़ रहा है, नीचे छोड़ रहा है। बोलेगा कि ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे जाएगा तो भाई आपका क्या हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेंशन क्या होगा, अब कम होगा। तो इस बार टेंशन कितना आएगा, टेंशन इक्वल्स टू आएगा आपका 10, 10 - 5 इक्वल्स टू 10 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। तो ये कंसेप्ट अगेन ध्यान रखना भाई, टेंशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है जी? अब इसके बाद में देखो, नेक्स्ट एंड फाइनल कंसेप्ट, आज का 2 ही कंसेप्ट है बस। बस इसको थोड़ा फोकस करना भाई, सीडीएस वाले भी फोकस करना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आता भी है, ठीक है ना? और बच्चे छोड़ आते हैं उस क्वेश्चन को या फिर गलत कराते हैं। देखो, बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छे से समझाऊंगा, फोकस करना थोड़ा। स्पेशली कंसेप्ट पे फोकस करना है सीडीएस वालों को, बाकी चीजों पे नहीं करना है। जो चीज मैं बोल दूं इस पे नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है ना? सीडीएस वालों को, एनडीए वालों को तो सब पे करना है भाई। अब देखिए भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पहले तो वो समझो। पहले तो वो समझो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ये सपोज करो एक स्ट्रिंग है ना, रबड़ है मान लो, या फिर एक रस्सी है, ठीक है, डोरी है। मैंने क्या किया, इसको खींचा ऐसे इधर तक इसको खींचा ऐसे, ठीक। अब जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसे मोशन करेगी ना, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे करते करते धीरे धीरे होते होते इस ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे क्या करेगी, इधर उधर ऐसे मोशन करेगी, और फाइनली आते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसे ही होगा, राइट? अब अपन क्या बोल सकते हैं कि इस मोशन में क्या हो रहा है कि ये जो आपकी रस्सी है, ये इस मेन पॉइंट के, इसको बोल सकते हैं मेन पॉइंट, इस मेन पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। इस मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, है ना? तो टू एंड फ्रो क्या होता है भाई, मोशन होता है अराउंड दी मेन पॉइंट। इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसमें देखो फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स देखो सेम ही लग रहा है जो स्प्रिंग में लग रहा था, रिस्टोरिंग, है ना? अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींच रहा है। जैसे यहां गया वापस खींच रहा है, जैसे यहां गया वापस खींच रहा है, तो अपनी मेन पोजीशन पे खींच रहा है। तो अगेन फोर्स कैसा लग रहा है भाई, रिस्टोरिंग ही लग रहा है।
रीस्टोरिंग क्या लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ओके, अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना भाई, ये मोशन ध्यान रखना आपका क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि भाई एक फिक्स पीरियड है, उसके बाद में क्या करता है, ये खुद को रिपीट करता है। एक फिक्स पीरियड के बाद में क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। अब यहाँ पे एक डाउट आ जाता है कि क्या सारे के सारे फिर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं भाई, जरूरी नहीं है। सपोज करो एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, सर्कल का राउंड लगा रहा है, ठीक। मान लो ये 10 मिनट में एक राउंड लगाता है, एक राउंड लगाया वापस 10 मिनट में, तो ये क्या कर रहा है, अपना टाइम पीरियड रिपीट कर रहा है, हर 10 मिनट बाद में अपना मोशन रिपीट कर रहा है। तो ये भी भाई पीरियोडिक ही है, बट ये देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ना। ये भी पीरियोडिक मोशन है, बट ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, इसमें कोई टू फ्रो मोशन नहीं हो रहा है। तो ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट एसएचएम, है ना, ऑल आर नॉट एसएचएम, बट सारे के सारे एसएचएम क्या होते हैं, बट ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक, सारे के सारे आपके पीरियोडिक होते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन एज टू एंड फ्रो। ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेट करता रहता है इस मीन पोजीशन के इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, अब ये सीडीएस वालों को ध्यान नहीं रखना है भाई, ठीक है ना, ये एनडी वाले ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है भाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। और ए यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वापस फोकस करना भाई सीडीएस वाले, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सीडीएस वालों के लिए। अब देखो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये मान लो, ये पेंडुलम के लिए भी है और एसएचएम के लिए भी है, क्योंकि सेम ही चीज होती है दोनों के अंदर। ये मान लो एक मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी भी चीज का, 0 होगा, है ना। ऐसे समझ लो भाई, पेंडुलम जा रहा है ऐसे, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना, ऐसे पेंडुलम मूव कर रहा है। तो यहाँ पे तो मेन पॉइंट है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 बोल रहा हूँ। अब ये पेंडुलम इधर क्या जाएगा, अपना मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, और ऐसे इधर क्या जाएगा, अपना मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, जाएगा ना भाई। ऐसे जाएगा वापिस आएगा, ऐसे जाएगा वापिस आएगा। देखो थोड़ा और समझते हैं ध्यान से। ये एक रस्सी है भाई, इससे मैंने क्या लटका रखा है, एक आपका बोब लटका रखा है, ठीक है। पत्थर मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने इसको खींचा यहां तक लेके गया, यहां तक लेके गया, और मैंने इसको छोड़ा। अब छोड़ा तो ये ऐसे जाएगा ना भाई, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बाद में वापिस आएगा, बाद वापिस आएगा, बाद वापिस आएगा, और ये जब तक होता रहेगा तब तक ये मीन पोजीशन पे क्या नहीं हो जाए, रुक ना जाए। तो ये इसको बोला है मैंने मीन पोजीशन, x इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया भाई, मीन पोजीशन। अब ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहां तक जा सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहां तक। अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो मैं मैक्सिमम बोल देता हूं कि ये प्लस ए डिस्टेंस तक जाता है। मैक्सिमम कितना जाता है भाई, प्लस ए डिस्टेंस तक। और ऐसे ही देखो, मैक्सिमम इधर जाएगा, इधर कितना जाएगा, अब नेगेटिव की तरफ है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये जाएगा माइनस ए तक। तो यहां से क्या पता चला कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ये होगी एक्स इक्वल्स टू प्लस ए, और इधर जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी माइनस ए। ये जो ए है ना भाई, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसी को बोलते हैं भाई एम्पलीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। अब थोड़ा फोकस करना, मैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आपके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनके बारे में बात करने वाला हूँ, और इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और सारा का सारा कंसेप्चुअली पूछा है अभी तक, पूछा जितना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, ये ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है ना। इसी को आप माइंड में चलाओ, थोड़ा माइंड लगाना, दिमाग में घुमाना चीजों को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मेन पोजीशन है, प्लस एक्स, एक्स इक्वल्स टू प्लस ए, हाईएस्ट जाता है इधर, और इधर जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। ये माइनस साइन सिर्फ इतना डिनोट करा है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब एक बात करते हैं भाई, मैंने इस बोब को यहां से छोड़ा था, ऐसे मैंने इस बोब को क्या छोड़ा था, यहां से छोड़ा था, ठीक है। अब एक चीज सोचो, जब मैंने यहां से छोड़ा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब मैंने इसको छोड़ा। याद करो, किसी भी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी वहां पे कितनी होती है, 0 होती है ना भाई। उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0 थी। अब 0 थी, ये देखो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आते आते एकदम मैक्सिमम हो जाएगी ना वेलोसिटी, क्योंकि देखो पूरा ग्रेविटी लग रहा है यहाँ तक, है ना। अब आप बोलोगे सर ग्रेविटी नीचे लगता है,
बट यार देखो टेढ़ा भी तो लगेगा, है ना, वो एंगल के अकॉर्डिंग भी लगेगा, उसका कंपोनेंट तो लगेगा। तो ग्रेविटी के कारण यहाँ आते आते मेन पोजीशन पे जैसे ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मैक्सिमम क्यों होगी, आगे भी तो जाएगा, वहां पे भी तो मैक्सिमम हो सकती है। चलो एक और चीज सुनो, यहाँ पे ये बोब छोड़ा आपने, अभी इस पे क्या लग रहा है, एक एक्सीलरेशन लग रहा है इधर, इस पे क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है इधर। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है ये क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लगेगा इस पॉइंट पे, पोजीशन ध्यान रखना, इस पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या लगेगा भाई, मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा तो इस डायरेक्शन में ना, और कितना होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अब देखो एक्सेलरेशन लग रहा है लग रहा है लग रहा है, जैसे यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेन पोजीशन पे पहुंच गया भाई, मेन पोजीशन पे पहुंच गया, अब एक्सेलरेशन क्यों लगेगा। अब जैसे ये बोब आगे जाएगा, आगे जाएगा तो अब एक्सेलरेशन कहेगा भाई उधर नहीं जाना, इधर आना, वापस इधर आना, इधर आना है। तो वापस अब एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो वापस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अपने ने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम था, बीच में आते आते जीरो हो जाता है, और फाइनली जब यहाँ पे पूछेगा तो आपकी एक्सेलरेशन क्या लगेगा, वापस मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा, और डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन, ध्यान रखना मेन पोजीशन की तरफ ही लगेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगता है, मेन पोजीशन की तरफ लगता है, और वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, ठीक है। अब वापस आते हैं वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, अब एक्सेलरेशन लग रहा है, लगातार लग रहा है, लगातार लग रहा है, यहाँ आते आते एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे ही थोड़ा सा देखो बोब आगे जाएगा तो एक्सेलरेशन तो अब इसमें लगने लग गया, मतलब रिटार्डिंग फोर्स लगने लग गया, रिटार्डिंग फोर्स लगने लग गया, अब वेलोसिटी कम होगी। तो मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो क्या थी भाई, मैक्सिमम थी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मेन पोजीशन पे होगी ये क्या होगी, मैक्सिमम। और जैसे ही वापस यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे अपने को पता है बोब आके रुक जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगेन जीरो हो जाएगी, अगेन क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन होता है और पोटेंशियल एनर्जी का क्या सीन होता है। अब ये तो देखो बहुत इजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो वो तो बहुत इजी है आपके समझने के लिए। देखो कैसे, पहले मैं बात करता हूँ आपके काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वेलोसिटी देखो क्या है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक, सिंपल। अब नेक्स्ट याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, एक रिलेशन बताया था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी कम आपकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि दोनों एनर्जी मैंने बताया था कंजर्व्ड रहती है ना, दोनों एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या सीन हो जाएगा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल तो मतलब जीरो है, और जहां पे जीरो वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, ओके। लास्ट रहता है भाई आपका टोटल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, टोटल एनर्जी तो यार पढ़ाया था पिछली क्लास में, कंजर्व्ड रहता है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, कहीं पे भी चेक कर लो सेम रहेगा, कांस्टेंट थ्रू आउट। अब ये इतने रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, माइंड में बना के रखने हैं, ठीक है ना। अगर आप वहां पे भूल भी जाते हैं तो आपको यही माइंड लगाना है वापस और सोल्व करना है। अब देखो वहां पे आपको सीडीएस कुछ भी लिख सकता है, पेंडुलम लिख सकता है, एसएचएम लिख सकता है, या फिर बोल दे कि एक झूला है, स्विंग है, स्विंग का मोशन मोशन हो रहा है, और आपको बोल देगा बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम, यहाँ पे ये होगी कि वो होगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या पूछ लेता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपके माइंड में अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अभी सीडीएस वालों को इतना फोकस नहीं करना है जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, है ना, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। अब चलिए भाई थोड़ा एनडीए वाले फोकस कीजिए वापस, थोड़ा बेसिक आइडिया रख सकते हो तो रख लो, बाकी इस पे आपको उतना प्रेशर नहीं लेना है अभी जो मैं पढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेन डिस्टेंस है ना, अब इधर गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है भाई ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। यहाँ पे ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, मैंने अभी बताया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा है, अंदर देखो ओमेगा टी लिखा था, क्या लिखा था, एक्स इक्वल्स टू
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा का फॉर्मूला होता है भाई इक्वल्स टू 2 पाई एफ, जहां पे इस ओवरऑल को क्या बोलते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जहां पे ये एफ क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब 11th 12th में आपने पढ़ा होगा भाई, या फिर आप साउंड में भी पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो ये कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये क्या होता है भाई, 1/टाइम पीरियड होता है। मतलब टाइम पीरियड देखो क्या होता है, टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। 1 रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। अब देखो मैंने क्या बताया कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है 2 पाई एफ। एफ क्या होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। तो मतलब एफ की जगह मैं 1/t रख सकता हूँ ना, तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू होगा 2 पाई बाई टी, या फिर बोल सकता हूँ टाइम पीरियड इक्वल्स टू होगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये फॉर्मुलेज आपको ध्यान रखने हैं भाई, स्पेशली एनडीए वाले, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है ना। दूसरा एक और रिलेशन ध्यान रखना है कि ये जो ओमेगा होता है ना, इसका एक और फॉर्मूला होता है √(k/m)। के यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम यहाँ पे क्या है, मास है। अब यहां से देखिए आप, ये जो फॉर्मूला है ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई आपका, 1 मिनट यार, ओके, 1 मिनट रुकना भाई। अब देखो ये क्या शो कर रहा है भाई, आपका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एसेलरेशन क्या होता है भाई, एसेलरेशन होता है, सॉरी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx/dt, डेरिवेशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगेन सीडीएस वालों को फोकस नहीं करना है इस पे। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, dx/dt। जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो ये आएगा, देखो ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ओमेगा टी का देखो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा आगे आ जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एसेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी का डेरिवेशन करो तो क्या आ जाएगा, -ओमेगा² ए कोस, कोस का साइन हो जाएगा। अब कोस का नेगेटिव माइनस साइन होता है तो इसलिए माइनस साइन है। ओमेगा का वापिस होगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा² आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब सीडीएस वाले ये दो फॉर्मूले रट लेना भाई, ठीक है ना, इनकेस एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया तो आपको सोल्व करना पड़े, तो इसके लिए ये रट लेना, ऊपर वाला आपको ध्यान नहीं देना है सीडीएस वालों को। तो सिंपल सी बात है भाई कि इसमें जो ये अभी आपने पढ़ा, इसमें जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये होता है ओमेगा √(a² - x²। ओमेगा क्या है, जो अभी मैंने ऊपर बताया, ए क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ओमेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा, ये पूरे पे क्या है, रूट है। ठीक है ना। दूसरा एसिलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, ये होता है -ओमेगा²x। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, तो -ओमेगा²x। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पुट करो, आपका निकल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही देखो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है भाई, अगेन सीडीएस में नहीं ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ x²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है जी। और वही टोटल एनर्जी का क्या होता है, अब देखो ये निकला कैसे, थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ कैसे निकला। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। देखो v आपके पास है, यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, हाफ m, इसका स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या आएगा, ओमेगा² a² - x², रूट हट जाएगा। अब m ओमेगा² देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो इसमें स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर किया तो k/m आएगा, m मल्टीप्लाई किया तो k होता है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, k पुट कर दूंगा, k a² - x²। ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकला है। दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ kx²। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, ये तो सीडीएस वालों को भी ध्यान रखना है, स्प्रिंग वाले में पढ़ाया था ना, ½ kx² माइनस होता था। अब टोटल एनर्जी याद करो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखो दोनों को ऐड करूंगा, यहां से देखो क्या आएगा, ½ k a², हाफ के -½ k x²। तो माइनस से ये वाला कट जाएगा तो कितना आता है, ये आता है ½ kA²। ये होती है भाई टोटल एनर्जी। और देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, इसलिए टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसमें कुछ भी आपका क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ। ग्राफ को और समझ लो थोड़ा। सपोज करो ये क्या शो कर रहा है भाई, आपकी टोटल एनर्जी को शो कर रहा है, टोटल एनर्जी। ये क्या शो कर रहा है, टोटल एनर्जी। मैंने क्या बताया, ये मान लो मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट x = 0। ठीक है, ये मीन पॉइंट है। मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे क्या होती है आपकी, जब मीन पॉइंट से इस डिस्टेंस पे होगा
तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये मैक्सिमम होती है यहाँ पे। कितनी होती है भाई? मैक्सिमम होती है, राइट। तो ये मैक्सिमम होती है यहाँ पे, और जैसे जैसे मेन पॉइंट पे आएगी तो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और वापस क्या हो जाएगी? आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है भाई? जीरो होती है, तो इसलिए मैं नीचे से ले रहा हूँ। और यहाँ पे आते आते मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे आते आते वापस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्स होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्स होती है। और यहाँ पे आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये ग्राफ भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या सीन होता है। अब ये लास्ट कंसेप्ट है, ये और देख लो। अब इसमें अगेन ये मैं कहूंगा सीडीएस वाले ध्यान रखना थोड़ा। बाकी अभी तक सीडीएस में इससे क्वेश्चन नहीं आया है। सीएपीएफ में पूछा है भाई, एनडीए ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी सीडीएस ने अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक आध पूछा होगा पहले, पता नहीं, बट रिसेंट में तो नहीं पूछा है, पिछले 5-6 साल में तो। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक है। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है यहाँ पे। देखो आपको क्या पूछ लेता है, ये जो पेंडुलम था, है ना, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो ये टाइम पीरियड आपको समझना है कि किस किस पे डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये जो टाइम पीरियड होगा ना, मान लो ये जो पेंडुलम है, इसकी ये जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ एल है। ये जो बोब है, इसका मास मान लो एम है। इस पे नीचे फोर्स कौन सा लगेगा? एक्सीलरेशन लगेगा, ग्रेविटी, राइट। ठीक है जी। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई। 2 पाई तो पता है ना भाई कितना होता है? √L/G। √L/G, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। क्या होता है? T इक्वल्स टू टाइम पीरियड इक्वल्स टू होगा 1/2 पाई √L/G, है ना, दोनों के दाने रूट में। तो यहां से आपको क्या समझने को मिला कि टाइम पीरियड है, एक तो देखो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक किस पे कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है ना। देखो लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और टी स्क्वायर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटी के, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो कहीं पे भी मास नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, ये जो टाइम पीरियड है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ लेंथ पे करता है, ग्रेविटी पे करता है। दो और चीजें जिन पे डिपेंड करता है। एक और चीज क्या है भाई? सपोज करो आपने ये रस्सी है भाई, इस पे बोब लटका रखा है ना। अभी टेम्परेचर मान लो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने क्या कर दिया? टेम्परेचर कर दिया सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस। आप एक चीज देखते हो, गर्मियों के टाइम में जो तार होते हैं, खंभों पे जो तार होते हैं ना भाई, वो तार आपने देखा होगा लटक जाते हैं, है ना, ऐसे हो जाते हैं गर्मियों के अंदर। ठीक है, ऐसे क्या हो जाते हैं? आपके लटक जाते हैं। वही सर्दी के अंदर क्या रहते हैं? एकदम सीधे रहते हैं। अब यही सीन इसके अंदर होगा, जब आपकी टेम्परेचर कम रखोगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो देखो जैसे इसमें लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। स्लाइट होती है, ज्यादा नहीं होती, बट स्लाइटली लेंथ इंक्रीज हो जाती है। पर थोड़ी सी भी लेंथ इंक्रीज हुई तो, लेंथ इंक्रीज हो गई तो भाई टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। एक और चीज ध्यान रखनी है, एम्पलीट्यूड, ये जितना यहां जा रहा है क्या उस पर डिपेंड करता है। देखो अगर थोड़ा ही ऐसे मूव कर रहा है, एंगल आपका काफी कम है यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही मूव कर रहा है, तो छोटे एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं करता है ना। टाइम पीरियड छोटे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। बट अगर बड़ा एम्पलीट्यूड हुआ तो उस पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा, बिकॉज नेट फोर्स ऑन इट्स बोब इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आए हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं आपके क्वेश्चंस। पहला सीडीएस का ही है। ठीक है, देखिए भाई, ये बोला दो 2 पर्सन आर होल्डिंग ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास हॉरिजॉन्टली। दो लोग है, दो लोग है भाई। वो क्या कर रहे हैं? एक यहाँ पे खड़ा है, और एक यहाँ पे। ठीक, ये क्या कर रहे हैं? एक रस्सी को ऐसे खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? ऐसे खींच रहे हैं रस्सी को। ठीक, इसमें फोर्स कौन सा होगा? टेंशन। 20 kg मास इज अटैच्ड टू देम एट मिड पॉइंट। अब बीच में क्या लटका दिया भाई? एक 20 किलो का मास ऐसे लटका दिया। अब इसके कारण क्या हो जाता है? रोप के अंदर एक डेविएशन आ जाता है। आपको पता है ऐसी हो जाएगी, झुक जाएगी रोप थोड़ी सी, है ना, मैंने बताया था। तो बताइए टेंशन मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा अगर मेरे को इसको कंप्लीटली स्ट्रेंथन करना है? बताइए आंसर।
इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि अगर किसी रोप के अंदर ऐसे आप हॉरिजॉन्टली खींच रहे हो और उसमें टेंशन है, तो आप उसमें बीच में कितना भी मास लटका लो, फिर आप इसको वापस स्ट्रेच कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप इनफाइनाइटली लार्ज लगाओगे ना, तब जाके कहीं वो क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है ना, जो कि इमेजिनरी चीज है। ओके। दूसरा देखिए, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स के है। वो के किस किस पे डिपेंड करता है, आपसे ये पूछा है। क्या लेंथ पे करता है, क्या मटेरियल पे करता है, क्या लेंथ और डायमीटर पे करता है, क्या थिकनेस डायमीटर और उसके मटेरियल पे करता है। तो ये भी पढ़ा है, थिकनेस पे करता है, डायमीटर पे और मटेरियल पे, लेंथ पे नहीं करता है भाई। स्प्रिंग की लेंथ कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ये आया था आपके ND1 2023 में। देखो, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग balances S1 S2 आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर एंड आर हेल्ड वर्टिकली एज shown इन द फिगर। दो स्प्रिंग बैलेंसेज है, ये पहली स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, और नीचे इस पे एक मैंने 10 किलो का क्या लगा रखा है, मास लटका रखा है। तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी कि कितना किलो का मास है, और इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी आपकी कितने किलो का मास है। तो आपसे पूछा है, बताइए भाई कितने किलो का मास, कितनी कितनी इन दोनों में रीडिंग आएगी। बताओ जरा, थोड़ा लगाओ, बेसिक कंसेप्ट लगाओ इसमें, बेसिक कंसेप्ट लगाओ। देखो, बेसिक कंसेप्ट के लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो ये आपका हाथ है भाई, ठीक है, ओके। आपके हाथ को नीचे से एक लड़के ने और हाथ पकड़ रखा है, ओके, ठीक। और इस हाथ से मैंने क्या लटका रखा है, 10 किलो का मांस लटका रखा है। अब थोड़ा सोच के देखो। एक चीज देखो यार, मीटर दोनों कुछ भी हो, इनका मास नेग्लिजिबल मान रहे हैं अपन, दोनों में रीडिंग सेम ही आएगी। ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग आएगी, दोनों में रीडिंग आपकी सेम ही रहने वाली है। 10 किलो ये दिखाएगा, 10 किलो ये दिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ये सेम स्प्रिंग है। अब ये देखो, ND2 2018 का है। देखो कैसा न्यूमेरिकल आता है, बहुत सिंपल आता है, टफ नहीं आता। द टाइम पीरियड ऑफ ए oscillation of a simple pendulum having length L and mass of the bob m is given as t। कि बोला है कोई एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड मान लो टी है। अब अपने को पता है कोई सिंपल पेंडुलम है, अगर उसका टी टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड होता है 1/2 पाई, और लेंथ अगर उसकी एल है, ये होता है √L/G, है ना। अब मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने बताया मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज टू 4L, अब मान लेते हैं उसका टाइम पीरियड T डेज हो गया है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, उसका लेंथ इंक्रीज कर दिया है 4L तक, ओके। एंड मास ऑफ द बोब इज इंक्रीज टू 2M। वो तो किससे कितने से भी करो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताइए कि अब जो नया टाइम पीरियड होगा, वो पहले वाले टाइम पीरियड का कितना फैक्टर से बढ़ जाएगा। अभी भी ग्रेविटी जी लगेगा। अब देखो 4L है, 4 रूट में होगा, तो 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। 2 इंटू में लिख सकता हूँ ना, 1/2 पाई √L/G। अब ये देखो इसका तो ये सेम ही चीज हो गई ना भाई। देखो T डेज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2T आ गया, पहले वाले का डबल हो जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आता है इसका। अब ये देखिए C डेज 2023 का, बताइए जरा। अब इसमें एक वैल्यू डालनी है मेरे को, रुको। हमें 1 मिनट रुको, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले।
चलो बना देते हैं इसका। ठीक है, अब बताइए भाई इसका आंसर। अब बताइए इसका आंसर आप। देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए पेंडुलम एट डिफरेंट पोजीशन। देखो पेंडुलम के डिफरेंट डिफरेंट है। आर देखो साफ दिख रहा है मेन पोजीशन पे है। क्यू और एस इधर उधर आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम पोजीशन है। पी और टी आपकी आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सही है? द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन पी एंड टी। बोला इस एक्सट्रीम पोजीशन और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। याद करो, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती थी जहां पे ए एम्पलीट्यूड होता था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी कि मैक्सिमम होती थी? तो यहाँ पे देखो थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, बीच में मिनिमम होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का ऐसा उल्टा सीन था, है ना? तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो साफ है कि गलत है। ओके, दूसरा देखिए, द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन क्यू एंड एस। क्यू एस एस का अगेन देखो मिनिमम नहीं होगी भाई, मिनिमम तो आर पे होगी, अपने को पता है आर पे 0 होगी मिनिमम, तो दूसरा भी गलत है। द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर। आर पे देखो मिनिमम होगी, यहाँ पे 0 होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी, इसलिए। तो थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है। चौथा देखो क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हर जगह सेम होगी, ये तो गलत बोल रहा है भाई। टोटल एनर्जी हर जगह सेम होती है, ठीक है ना? तो इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला देखिए अगेन, पेंडुलम क्लॉक इज लिफ्टेड टू ए हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज ए सर्टेन वैल्यू जी। एक पेंडुलम है, उसका मान लेते हैं टाइम पीरियड टी है ना? तो 1/2 पाई, उसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, और बोला है कि एक सर्टेन हाइट पे लेके गए जहां पे ग्रेविटी कितनी है? जी है, तो ये हो जाएगा। अब बोला अनदर पेंडुलम क्लॉक ऑफ सेम लेंथ, टी डेज टाइम पीरियड मानते हैं उसका। ओके, टी डेज, बोला कि उसकी भी लेंथ सेम ही है, बट ऑफ डबल द मास ऑफ द बॉब। बॉब का मास डबल है। अब मास डबल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको इग्नोर करो। लिफ्टेड टू अनदर हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g/2। यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये g/2 है। तो बताइए सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट? अब देखो ये 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा ना भाई। क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे 2l/g। अब इस √2 को अलग से लिख देता हूँ, √2 इंटू 1/2 पाई √l/g। ओके, अब इसकी वैल्यू तो अपने को पता है टी है, तो ये क्या आ गया? √2 इंटू टी। आंसर आ जाएगा ए। अगेन देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब। एक वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब है, उस पर ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है तो वो कैसा फोर्स लगा रही है? अप्लाइड फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल लगा रही है, रिस्टोरिंग लगा रही है, वर्चुअल लगा रही है? कैसा फोर्स लगा रही है भाई? तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसको रोक, अब वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन कर रहा है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो उसको मीन पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये देखिए ND-124 इस बार आया था, इस बार नहीं पिछली बार। देखो क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम इज करेक्ट? सिंपल पेंडुलम के बारे में कौन सा करेक्ट है? बोला सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। याद करो मैंने क्या बताया था कि एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड कब होता था? जब एम्पलीट्यूड क्या हो? बहुत छोटा हो, है ना? पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, ओनली फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स, एकदम सही है। बिकॉज देन द नेट फोर्स ऑन इट्स बॉब इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये तो गलत बोल दिया, आगे गलत बोल दिया ना। जो फोर्स लगेगा, ये बोल रहा है कि वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, बट अपने को पता है एक्स पे तो डिपेंड करेगा, ये गलत बोल दिया आगे। फॉर एनी एम्पलीट्यूड, एनी नहीं सिर्फ स्मॉल एम्पलीट्यूड, दूसरा भी गलत है। फॉर एनी एम्पलीट्यूड ये भी गलत है। फॉर ओनली फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ये सही है, बिकॉज देन द नेट फोर्स ऑन इट्स बॉब इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये आगे भी सही बोल रहा है। तो पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना अच्छे से, जल्दी से टिक मत कर देना, ठीक है ना? जल्दबाजी में ये पहला आगे आगे का रीड किया और टिक कर दिया। अब ये देखो CAPF ने भी पूछा है क्वेश्चन 2018 में, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल।
एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, पहली वाली बहुत बात बोल रहा है वापस। देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो बताइए किस पे डिपेंड करेगा, बताइए टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है। या टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे करता है, मास पे करता है, एम्पलीट्यूड पे करेगा फिर। तो देखिए टाइम पीरियड का वापस फॉर्मूला रिकॉल करो, 1/2 पाई रूट एल बाई जी। लेंथ पे करता है, एक्सीलरेशन ग्रेविटी पे करता है, मास ऑफ द बॉब पे नहीं करता है। अब देखो थर्ड नहीं होगा तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और 1 और 2 कंफर्म होगा, 1 और 2 कंफर्म होगा तो मतलब ये होगा आंसर, है ना। चौथा भी सही है, क्योंकि देखो स्मॉल है, स्मॉल मैंने बताया एम्पलीट्यूड के लिए आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये देखो एनडी 1 2021 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज करेक्ट। बताइए भाई एसएचएम के बारे में, क्या एसएचएम में जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज इन सेम डायरेक्शन, या फिर फोर्स एक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन के बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या फिर एक्सीलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज नॉट पीरियोडिक। बताइए भाई ये वाला। अब पढ़ा है ना भाई, एसएचएम में जो फोर्स लगता है आपको उसके बारे में बताना है। फोर्स क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था माइनस एक्स, जहां से क्या आता था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग वाला ही लगता था, मैंने बताया था। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये बस यही चीज पकड़नी थी कि फोर्स लगेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के मेन पोजीशन के, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बी एकदम सही है, बरखा एंड कोमल। चलिए ये बताइए अभी, which one of the following four particles whose displacement x and acceleration ax are related as follows is executing simple harmonic motion। सिंपल सी बात ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो ऐसे चम कर रहा है, ओके, तो उसका जो एक्सेलरेशन है ax, अगर उसने x डिस्प्लेसमेंट किया है तो इनमें से कौन सा उसका एक्सेलरेशन हो सकता है, आपसे ये पूछा है। अब ये हो सकता है कि अभी आपको वो चीज याद नहीं हो, बट मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। मैंने एक्सेलरेशन का एक आपको बोला कि ये फॉर्मूला सीडीएस वाले तो रट लेना, बाकी एनडीए वालों को तो मैंने समझाया क्या चीज है क्या नहीं है। तो क्या पढ़ा है मैंने कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, यही बताया था ना। अब एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, अब ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी, बट अपने को पता है यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा। अब इसमें देखो एक्स आ रहा है, आगे प्लस आ रहा है, प्लस नहीं भाई माइनस आएगा, पहला गलत। इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने बताया एक्स आएगा, गलत। एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स ही आएगा, आगे माइनस आएगा। अब ओमेगा तो कुछ भी हो सकता है, 3 2 4 5 6, तो आंसर क्या हो सकता है भाई, डी पॉसिबल हो सकता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए, फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम p एंड डिस्प्लेसमेंट q वुड कम आउट एज। अब ये एक आपको रटना है भाई, क्योंकि बहुत पहले पूछा है, एंड अगेन ये आपको ग्राफ वगैरह मैं पूरा सोल्व करके और समझाऊंगा, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। 2014 में एक बार क्वेश्चन आया, तो इसका डायरेक्ट याद रखना कि कोई अगर एसएचएम में है, उसके मोमेंटम p में और डिस्प्लेसमेंट q में अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो एक इलिप्स बनेगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ओके, रिमेंबर इट, ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए सीएपीएफ 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। पहला बोल रहा है ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नेसेसरीली सिंपल हार्मोनिक, क्या सारे के सारे पीरियोडिक आपके एसएचएम होते हैं। ऑल द एसएचएम आर नेसेसरीली पीरियोडिक मोशन। अब देखो मैंने ये दो ही पढ़ा है, आपको एक गलत है एक सही है, आंसर तो इन दो में से ही होगा, करेक्ट बताना आपको, बताओ। आगे वाले तो फिर रीड करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन एसएचएम होते हैं,
या फिर सारे के सारे एसएचएम आपके पीरियोडिक मोशन होते हैं? तो मैंने क्या बताया था, सारे के सारे एसएचएम पीरियोडिक होते हैं, बट सारे के सारे पीरियोडिक एसएचएम नहीं होते हैं। वो याद करो, लड़का जो सर्कल के बार बार घूम रहा था, है ना, तो वो एसएचएम नहीं था, बट पीरियोडिक था। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं भाई इसके। ठीक है ना? तो छोटे से दो कंसेप्ट है, थोड़ा रिकॉल कर लेना इनको। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन से, एक एक क्वेश्चन से भाई अगेन वही है कि बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ का ये हो सकता है कि सर एसएचएम वगैरह, स्प्रिंग वगैरह, ये तो बहुत हाई टॉपिक हो गए, है ना, ये कैसे लर्न होंगे? देखो भाई, इतने भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज है, इतनी भी डिफिकल्ट चीज नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस पढ़ लिया अपने ने। अब यहाँ से देखो, एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन, बट अगर आपका फिर भी वो मत है, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ सकते हो और आप मिडेवल हिस्ट्री पढ़ सकते हो, उसके सारे फैक्ट्स याद कर सकते हो, और फिर भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फिर भी आप मुश्किल से मान लो टोटल 15 क्वेश्चन आ रहे हो, उससे दो क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, तो वो ज्यादा पढ़ना बेटर होगा कि ये पढ़ना बेटर होगा, वो तो आप डिसाइड कीजिए, है ना? तो सिंपल सी बात है यार, पहले वो चीजें, ये देखो सीन वैसा ही है कुछ। अगर मैं आपके आगे एक प्लेट लगाता हूँ भाई, ठीक है, और उस प्लेट में इसके अंदर रख रहा हूँ आपके लिए, सपोज करो ये राजभोग है, ये रसमलाई रख रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे एक मस्त सा हलवा रख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, आपके लिए मस्त मटर पनीर वगैरह जो भी आपकी फेवरेट सब्जी है वो रख रहा हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपके लिए खिचड़ी, ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ दलिया। तो आप क्या खाओगे पहले? आप क्या खाओगे? ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ये चीज खाओगे। वही चीज है, पहले यार ये चीजें खत्म करो ना। साइंस हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये खिचड़ी वाली चीजें, ये वो हिस्ट्री वाली चीजें हैं आपकी, ठीक है, पॉलिटी वाली चीजें, इनको बाद में करो। अब पॉलिटी फिर भी आपकी यार एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि वो तो फिर भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब वो तो बस क्वेश्चन कम पूछ रहा है उससे, बाकी पॉलिटी तो बहुत इजी है। बाकी हिस्ट्री वगैरह ये एट द एंड करो ना, लास्ट में, जब ये सारी तैयार हो जाए तब करो उसको। लास्ट का मतलब ये नहीं है कि लास्ट में खोल के बैठो, जब ये सब आपका प्रिपेयर हो तब करना भाई। तो इन पे फोकस करो, बाकी फालतू चीजों में मत पढ़ो, क्योंकि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी उठा लिया, ये भी पढ़ लिया, है ना, सब कुछ पढ़ दिया। ओके, मैं ये तो वही बात हो गई ना, सपोज करो सीडीएस ने मैथ्स का पेपर ले रहा है, अब मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं। अब पिछले दूसरा क्या पता तीसरा एग्जाम था, उसमें 4 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए थे, एक तरीके से वो रीजनिंग ही थी, एक तरीके से 4 क्वेश्चन थे वेट वगैरह से रिलेटेड, मैथ्स ना के बराबर थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अब मैथ्स के लिए पूरी रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हाँ पढ़ेंगे भाई, वो भी पढ़ेंगे, बट वो तब पढ़ो ना जब वो एक तो छोटा हो, कंटेंट उसमें कम हो, और उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तब पढ़ो। जैसे कि एसएचएम और ये स्प्रिंग फोर्स है, 2 पेजेस का टॉपिक है, और एक क्वेश्चन तो एनडीए में तो आना ही आना है, सीडीएस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टॉपिक को पढ़ना होता है, छोड़ना नहीं होता ऐसी चीजों को। बट अगेन वही हाइप बना दिया माइंड के अंदर, यार एसएचएम क्या चीज होगी, स्प्रिंग फोर्स पता नहीं क्या होगा, पेंडुलम पता नहीं क्या होगा, खुद के माइंड को पहले ही हरा दिया कि भाई नहीं होगा तेरे से, तो लिटरली कुछ नहीं होगा यार लाइफ में फिर, है ना? पहले खुद के माइंड से जीतना सीखो, फिर ही आप किसी और से जीत पाओगे। ठीक है जी, चलिए फिर आज नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी आपको अबाउट द स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, आपके सीडीएस के अंदर करंट अफेयर्स भी आते हैं, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से कर लेना। ओके, ठीक है जी, स्पेशली जो आपके मेजर इवेंट्स है तो उनको अच्छे से कर लेना। और आपको पता है यार, सीडीएस पूछेगा तो स्टेटमेंट में पूछेगा, तो मैं स्टैटिक पार्ट भी ऐड करेगा, तो वो स्टैटिक पार्ट भी ठीक से देख लेना। ओके, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? देखो, हाइप के पीछे मत भागो, कंटेंट के पीछे भागो, है ना। हाइप करने को तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, जनवरी का और करना है, बरखा 2 दिन और दो मेरे को। कल तो आज तो जैसे ये आएगी, परसों परसों मैं आपको करंट अफेयर्स दे दूंगा जनवरी का, ठीक है ना, परसों जनवरी का करंट अफेयर्स दे दूंगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।
ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।